इस लेक्चर सीरीज में हम हिस्ट्री को कवर करेंगे, तीनों पार्ट, एंशियंट हिस्ट्री यानी कि प्राचीन भारत, मेडिवल हिस्ट्री यानी कि मध्यकालीन भारत, और मॉडर्न हिस्ट्री यानी कि आधुनिक भारत। हिस्ट्री के बारे में जानेंगे पूरा कि हिस्ट्री कहाँ कहाँ से हमें इन्फॉर्मेशन मिलती है हिस्ट्री के बारे में, ये भी जानेंगे। और यह आपका एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट होगा, चाहे आपका यूपीएससी का एग्ज़ाम हो, चाहे आपका पीसीएस या कोई और गवर्नमेंट एग्ज़ाम हो। तो पहले जानते हैं कि हिस्ट्री के बारे में हमें पता कैसे चलता है। तो हिस्ट्री के सोर्स क्या हैं, कि हमसे 5000 साल पहले अगर लोग रहा करते थे तो कैसे रहा करते थे, उनकी इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या थी, उनकी पॉलिटिकल एक्टिविटी क्या थी, या वो किस तरह ट्रेड किया करते थे, व्यापार। तब भी ये पैसे जो आज चलते हैं, रुपए, करेंसी जो मुद्रा चलती है, तब भी हुआ करती थी या नहीं। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन हमें हिस्ट्री में पता चलती है। ये आप जानते होंगे बेसिक लेवल, लेकिन फिर भी मैं पूरा बेसिक से ही स्टार्ट करूंगा और पूरा अपेक्स तक लेके जाऊंगा, जो आपके गवर्नमेंट एग्जाम कोई भी हो आपका, सबके लिए इम्पोर्टेंट है। तो पहले जानते हैं हम कहाँ कहाँ से हमें इन्फॉर्मेशन मिलती है हिस्ट्री की, सोर्स ऑफ हिस्ट्री। तो हम स्टार्ट कर रहे हैं पहले एंशियंट हिस्ट्री। तो आप हेडिंग डाल लो, अपने नोट्स बना सकते हो, एंशियंट हिस्ट्री, प्राचीन काल भारत। तो प्राचीन काल भारत में हमें सोर्स जानते हैं, हिस्ट्री के सोर्स क्या क्या हैं, कहाँ कहाँ से हमें इन्फॉर्मेशन पता चलती है। तो इसमें देखो हमें 3 टाइप के सोर्स हैं हमारा। पहला है आर्कोलॉजिकल सोर्स। आर्कोलॉजिकल सोर्स का क्या मतलब है, इसमें देखो 3 पार्ट आते हैं आर्कोलॉजिकल सोर्स में। पहला है आपका इंस्क्रिप्शन। मान लो कुछ लेख मिले हैं, इंस्क्रिप्शन का मतलब शिलालेख, मतलब कुछ लिखा हुआ मिला है, जैसे पेड़ के पत्तों पे कुछ लिखा हुआ मिला या पत्थरों पे लिखा हुआ मिला, तो ये सब इंस्क्रिप्शन में आ जाते हैं। दूसरा है आपका न्यूमिस्मेटिक। न्यूमिस्मेटिक में आ जाएगा आपका सिक्के वगैरह, कॉइन्स, जैसे राजा महाराजा कॉइन्स चलाते थे किसी मेटल के, गोल्ड, सिल्वर के या फिर ब्रॉन्ज के, तो उन पे जो इन्फॉर्मेशन मिलती थी वो आ जाएगी आपकी न्यूमिस्मेटिक में। और तीसरा इस आर्कोलॉजिकल सोर्स में आ जाएगा आपका मोनूमेंट्स। मोनूमेंट्स में क्या क्या आएगा, मोनूमेंट्स में आएगा आपका जैसे कोई बिल्डिंग है या कोई महल बना हुआ है, उस पर कुछ लिखा हुआ मिला था, कब बना था, ये सब इन्फॉर्मेशन। तो इससे पता चलता है हमें हिस्ट्री के बारे में, एंशियंट, मेडिवल और मॉडर्न हिस्ट्री के बारे में। दूसरा सोर्स आ जाता है आपका लिटरेरी सोर्स। लिटरेरी सोर्स में क्या आएगा आपका, लिटरेरी सोर्स में मेजरली इसमें आता है रिलीजियस और नॉन रिलीजियस। मान लो धर्म के बारे में हमें कुछ एक्टिविटी पता चलती हैं उस टाइम के, या नॉन रिलीजियस एक्टिविटी हैं कुछ, जैसे नेचर की पूजा करना, तो ये सब आ जाता है लिटरेरी सोर्स में। तीसरा फिर आता है हमें फॉरेन अकाउंट। देखो बहुत सारे आपने पढ़ाई होगा थोड़ी बहुत हिस्ट्री तो कहीं से, बहुत सारे लोग आए थे यहाँ पे विजिट करने के लिए विदेश से, तो उसे हम काउंट करते हैं फॉरेनर अकाउंट में। यानी कि जो विदेशी लोग आए, उन्होंने भारत के बारे में कुछ पता लगाया और अपनी पुस्तकें लिखी, बुक्स लिखी, तो उनसे हमें पता चलता है कि हमारी हिस्ट्री के बारे में, एंशियंट, मेडिवल और मॉडर्न हिस्ट्री के बारे में। तो ये आ जाता है फॉरेनर अकाउंट में। इसमें देखो बहुत सारे लोग आए थे, जैसे ग्रीक से आए थे, ग्रीक आप जानते हो, ग्रीस जो है वो ग्रीक बोलते हैं उन्हें, ग्रीक्स आए थे, ग्रीस जो कंट्री है, या रोमन एम्पायर से आए थे, या चाइनीज कुछ आए थे, चाइनीज ट्रेवलर, हुआन स्वांग का नाम सुना होगा आपने। कुछ अरब पीपल आए थे अरब कंट्रीज से। तो इनसे हमें इंफॉर्मेशन पता चलती है हमारी एंशियंट, मेडिवल, मॉडर्न हिस्ट्री के बारे में। तो ये तो हो गए सोर्स। तो हम जानते हैं नंबर 1 से कि इंस्क्रिप्शन से हमें क्या पता चलता है। सोर्स ऑफ हिस्ट्री में पहले हमने पढ़ा आर्कोलॉजिकल सोर्स, उसमें कौन सा था, न्यूमिस्मेटिक, इंस्क्रिप्शन और मोनूमेंट्स। तो जानते हैं इंस्क्रिप्शन में हमें क्या मिलता है। इंस्क्रिप्शन मतलब शिलालेख। इंस्क्रिप्शन, मैं हेडिंग डाल देता हूँ इसमें। देखो भाई साहब, ये जो बोर्ड है ना, इस पर लिखने में बड़ी प्रॉब्लम होती है डिजिटल बोर्ड पे ये, और मुझे बार बार मिटाना पड़ता है। तो हेडिंग डाल लो इंस्क्रिप्शन। इंस्क्रिप्शन मतलब शिलालेख। इंस्क्रिप्शन की जो स्टडी होती है ना, उसको हम बोलते हैं एपिग्राफी। एपिग्राफी, एपिग्राफी को हिंदी में बोलेंगे पुरालेख शास्त्र।
स्टडी ऑफ इंस्क्रिप्शन इज नोन एज एपिग्राफी, पुरालेख शास्त्र। तो इससे हमें जो भी शिलालेख लिखे हुए मिले तो उस टाइम की हमें इकोनॉमिक पॉलिटिकल एक्टिविटी पता चलती हैं, सोशल रिलीजियस लाइफ उनकी कैसी रहती थी एंशियंट टाइम में, और किसी राजा की जो टेरिटरी थी, जो रूलर हुआ करता था राजा, उसकी जो टेरिटरी थी, एरिया था, क्षेत्र था, कहाँ तक उसने रूल किया, उसके बारे में हमें पता लगता है। और इसमें सबसे पुराना इंस्क्रिप्शन कौन सा है? देखो सबसे ओल्डेस्ट इंस्क्रिप्शन ये पूछ लिया जाता है, सबसे ओल्डेस्ट सबसे पुराना इंस्क्रिप्शन है हड़प्पन, हड़प्पन भी बोलते हैं इसे, हड़प्पन इंस्क्रिप्शन, हड़प्पा का जो इंस्क्रिप्शन है। लेकिन देखो अभी तक ये डेसिफर नहीं किया गया। डेसिफर का मतलब होता है कि इसके बारे में विद्वान जान नहीं पाए कि इसमें लिखा क्या हुआ है, इसकी भाषा ही कुछ इस तरीके से लिखी हुई है, जो स्क्रिप्ट यूज की गई है ना, लिपि, स्क्रिप्ट का मतलब लिपि, जो जैसे आप हिंदी लिखते हो देवनागरी लिपि में, जय ए आ ई जो ये हैं, या आप इंग्लिश लिख रहे हो ये रोमन जो स्क्रिप्ट है ABCD से लेके जो अल्फ़ाबेट है, तो उसके जो अल्फ़ाबेट हैं हड़प्पन इंस्क्रिप्शन के, वो आज तक कोई समझ ही नहीं पाया है कि ये क्या लिखा है उन्होंने। तो लेकिन सबसे पुराना वही है जो अब तक का मिला है, हड़प्पन इंस्क्रिप्शन। लेकिन हम अगर कहें कि ऐसी इंस्क्रिप्शन कौन सी है जो डेसिफर भी की गई और सबसे पुरानी है, देखो सबसे पुरानी तो हड़प्पा ही है, लेकिन डेसिफर नहीं की गई। लेकिन उसके बाद नाम आता है अशोकन इंस्क्रिप्शन। अशोका के टाइम में कुछ शिलालेख मिले, अशोका एम्पायर के बारे में आपने पढ़ा होगा, मगध एम्पायर, उसमें अशोका एक राजा था, अशोक, राजा अशोक। तो अशोकन इंस्क्रिप्शन जो मिला ये सबसे ओल्डेस्ट इंस्क्रिप्शन है जो अब तक डेसिफर किया गया है। अगर सिर्फ पूछे सबसे ओल्डेस्ट इंस्क्रिप्शन तो हड़प्पन इंस्क्रिप्शन हो गया, लेकिन वो डेसिफर नहीं किया गया, उसके बारे में पता नहीं लगा पाए अभी तक विद्वान कोई भी कि क्या लिखा हुआ है वो। लेकिन जो सबसे पुराना मिला है जिसके बारे में पता भी लगा लिया, जिसे डेसिफर भी कर लिया, DECIFPHER, जिसे डेसिफर भी कर लिया, वो है अशोकन इंस्क्रिप्शन। और इसके बारे में पता किसने लगाया, किसने ढूंढा ये अशोकन इंस्क्रिप्शन? उसका नाम है भाई साहब जेम्स प्रिंसेप, जेम्स प्रिंसेप। ये देखो एक सिविल सर्वेंट था ईस्ट इंडिया कंपनी में। ईस्ट इंडिया कंपनी जो ब्रिटिश एम्पायर की ईस्ट इंडिया कंपनी थी ना हमारे यहाँ पे, जिसने राज किया था, स्टार्टिंग में व्यापार करने आई थी, उसी में एक सिविल सर्वेंट हुआ करता था ये, जैसे जिसकी आप तैयारी कर रहे हो आजकल सिविल सर्वेंट, उस टाइम पे भी ये सर्विस हुआ करती थी, ICS, इंडियन सिविल सर्विस। तो उसमें एक सिविल सर्वेंट था, इसे मिला था एक खुदाई में अशोका का इंस्क्रिप्शन, और इसने पता लगाया कि इसमें क्या लिखा हुआ है। और ये कब ढूंढा गया था? जेम्स प्रिंसेप के द्वारा 1837 में। तो ये ईयर भी आपको याद रखना है, 1837 में जेम्स प्रिंसेप ने अशोकन इंस्क्रिप्शन के बारे में पता लगाया, और यही सबसे पुराना इंस्क्रिप्शन है जिसके बारे में डेसिफर किया गया, पता लगाया गया। तो ये इंस्क्रिप्शन से हमें नॉलेज मिलती है। इनसे क्या मिलता है कि उस तरह के जो उस टाइम पे जो राजा हुआ करते थे, किस तरह उनकी इकोनॉमिक पॉलिटिकल एक्टिविटी होती थी, किस तरह से वो रहते थे, ये सब कुछ इससे पता लगता है हमें इंस्क्रिप्शन से। अब आते हैं दूसरे सोर्स पे जो है नुमिस्मेटिक। नुमिस्मेटिक का मतलब कॉइन स्टडी, यानी कि स्टडी ऑफ कॉइन। स्टडी ऑफ कॉइन को बोलते हैं हम नुमिस्मेटिक। सिक्कों की अध्ययन करना उसको हम बोलते हैं नुमिस्मेटिक, और हिंदी में इसको बोलते हैं मुद्रासार, मुद्रा शास्त्र। तो ये मुद्रा शास्त्र है जो नुमिस्मेटिक, इसमें देखो कॉइन्स मिले हैं। देखो आपको पता है हड़प्पन जो सिविलाइजेशन थी, सभ्यता, उसमें कोई भी सिक्के यूज नहीं होते थे, कुछ इस तरह से सील हुआ करती थी उसमें, सील, उन्हें सील बोलते थे, लेकिन सिक्के नहीं थे हड़प्पन सिविलाइजेशन में। वहाँ पे क्या चलता था? बार्टर सिस्टम ही चलता था। बार्टर सिस्टम आप जानते हो ना, बार्टर सिस्टम, जैसे आप गांव में रहते हो या कहीं पे, पहले हुआ करता था ना, अनाज लेके जाते थे दुकान पे और सामान लेते थे, तो उसे बोलते हैं बार्टर, मतलब सामान के बदले में सामान लेके आना। जैसे किसी के पास दाल है और किसी के पास मान लो अदरक है, तो वो उसे दाल दे देगा और बदले में अदरक ले लेगा। इस तरह से ये बार्टर सिस्टम, जिसे हिंदी में बोलते हैं वस्तु विनिमय, बार्टर सिस्टम को BARTER, बार्टर, इसको हिंदी में बोलेंगे वस्तु विनिमय। तो ये बार्टर सिस्टम हुआ करता था हड़प्पन जो सिविलाइजेशन थी उस टाइम पे। फिर सिक्के कब आए? देखो सिक्के ना तो हड़प्पन सिविलाइजेशन के टाइम पे थे,
ना ही ऋग्वैदिक के टाइम पे थे। ऋग्वैदिक एज है एक, वो मानी जाती है 1500 से लेके 1000 बीसी तक। बीसी मतलब बिफोर क्रिस्ट। तो ये ऋग्वैदिक काल में भी कोई सिक्के की इंफॉर्मेशन है नहीं। तो सिक्के आए कब? सिक्के का चलन हुआ लेटर वैदिक काल में। जो मेनली सिक्कों का चलन हुआ था, सिक्के से व्यापार ज़्यादा बढ़ गया था जब सिक्के आ गए थे, क्योंकि दूर दूर तक लोग, ऐसा तो नहीं है कि वस्तु अनाज लेके जाएं बोरी में भर के, दूर तक ट्रेड होना आसान नहीं था उस टाइम पे। तो उसके लिए सबसे ज़्यादा ट्रेड कब चालू हुई होगी? जब सिक्के हुए होंगे, क्योंकि सिक्कों को आराम से लेके जाया जा सकता है, एक झोले में या थैले में या किसी जेब में लेके चला जाए बंदा। तो जब ये सिक्के ज़्यादा आने शुरू हुए तो ट्रेड भी बहुत ज़्यादा तेज़ी से बढ़ गया। तो ये सिक्के कब चालू हुए? लेटर वैदिक में। तो इससे देखो एक ये स्टेटमेंट भी बन सकती है कि सबसे ज़्यादा ट्रेड कब स्टार्ट हुई? जब सिक्के स्टार्ट हुए, है कि नहीं? अगर कहें कि ऋग्वैदिक टाइम पे ट्रेड ज़्यादा थी दूर दूर तक, या फिर लेटर वैदिक एज में, तो आपको जवाब मिल जाएगा सिक्के कब स्टार्ट हुए सबसे ज़्यादा? लेटर वैदिक काल में। तो ट्रेड भी तभी स्टार्ट होगी, है कि नहीं? ज़्यादा, जब दूर दूर तक लोग ट्रेड करने लगे इनकी वजह से। तो सिक्के कब स्टार्ट हुए? लेटर वैदिक टाइम में। लेटर वैदिक टाइम में स्टार्ट हुए। और लेटर वैदिक जो एज है या टाइम है वो कब माना जाता है? 1000 बीसी से 600 बीसी। बीसी और एडी के बारे में तो आप जानते होंगे, छोटी मोटी इन्फॉर्मेशन 6 क्लास की एनसीईआरटी पढ़ोगे तो उसमें पता लग जाएगा। बीसी का मतलब बिफोर क्राइस्ट। क्राइस्ट, देखो जो क्राइस्ट था, क्रिश्चियन धर्म के जो जीसस थे, माना जाता है कि जो फर्स्ट एडी थी, फर्स्ट एडी से लेके अब तक का टाइम है जो सीधा चलता है, जैसे 1 2 3 4 फिर 100 फिर 200 300 400 1800 1900 2000 2001 2 3 और 2024 चल रहा है। अब ये आता है एडी में, 1 से लेके और 2024। इससे पहले का जो टाइम था उसे हम बिफोर क्राइस्ट गिनते हैं। इसे एडी भी लिख सकते हैं हम, या फिर इसे सी भी लिख सकते हैं, क्रिश्चियन इरा। और बीसी लिख सकते हैं इससे पहले का, 1 एडी से पहले या 1 सी से पहले, यानी कि बिफोर क्रिश्चियन इरा या बिफोर क्राइस्ट। तो वो कैसे काउंट होता था? उल्टा, जैसे 1 एडी से पहले या 1 सी से पहले जो था वो आएगा 1 बीसी, और फिर 2 बीसी, 3 बीसी। यानी कि जैसे मान लो ये 1000 बीसी है तो हम फिर लिखेंगे 999 बीसी, अगला वर्ष जो आएगा 999 बीसी का आएगा। तो ये उल्टे चलते थे। जैसे आप सीधे चल रहे हैं 1 2 3 4, पहले उल्टी गिनती हम काउंट करते हैं हिस्ट्री में। तो 1000 बीसी, फिर 999, फिर 998, फिर ऐसे करते करते 100, फिर 600, मतलब 600 100 600 500 400 300 200 100, फिर 99 98, फिर इस तरह से चलता हुआ 10 9 8 7 6 4 6 5 4 3 2 1 बीसी, और फिर आपका आ गया 1 एडी। इस तरह से, अगर आपको नहीं पता होगा तो अब पता चल गया होगा। तो ये है बीसी एडी। तो लेटर वैदिक जो एज है वो कौन सा है? 1000 बीसी से लेके 600 बीसी। देखो जनरली इतना माना जाता है, किसी किसी बुक में ये टाइम पीरियड थोड़ा बहुत ऊपर नीचे मिल सकता है, लेकिन जनरली यही काउंट किया जाता है अधिकतर बुक्स में जो है। और देखो जो भी इंफॉर्मेशन आपकी एनसीईआरटी में है वो ही सही मानी जाएगी, चाहे एनसीईआरटी में कुछ भी लिखा हुआ है। समझ रहे हो आप? चाहे एनसीईआरटी में कुछ भी लिखा हुआ है, एग्जाम के लिए आपकी वो ही सही मानी जाती है। अगर यहाँ पे मान लो कोई मेरी इन्फॉर्मेशन गलत हो जाए, एनसीईआरटी से मैच ना करे, तो आप वो एनसीईआरटी को ही सही मानोगे। वैसे मैंने पूरा कंफर्म करके एनसीईआरटी से ही लिया है, तो आप ये सही मान सकते हो। और मैंने बहुत सारे लेक्चर पहले भी बनाए हुए हैं, अगर जिसने देखे होंगे वो जानते होंगे। तो अच्छा, कब स्टार्ट हुए? हम कॉइन के बारे में बात कर रहे थे, न्यूमिस्मेटिक एज के बारे में, न्यूमिस्मेटिक जो टाइम था। तो ये लेटर वैदिक टाइम में कॉइन्स स्टार्ट हुए। और इस टाइम पे क्या बोलते थे कॉइन्स को? निस्का बोलते थे, निस्का या पंचमार्ग कॉइन, निस्का या पंचमार्ग कॉइन्स। निस्का का मतलब है लंप ऑफ गोल्ड, मतलब गोल्ड के सिक्के बनाए जाते थे ये कुछ जब स्टार्ट हुए थे। तो लेकिन जो सबसे पहले प्रॉपर रूप में जो सिक्के बनने शुरू हुए, सबसे पहले अर्लीस्ट जो कॉइन्स थे, सबसे पहले
प्रॉपर रूप में जो सिक्के, जैसे आपने 1-2 रुपये 10 रुपये के सिक्के देखे, इस तरह के सिक्के बनने स्टार्ट हुए तो उन्हें बोलते हैं पंच मार्क्ड कॉइन, PUNCHMARKED, पंच मार्क्ड कॉइन्स। हिंदी में क्या बोलते हैं? पंच चिन्हित सिक्के, पंच मार्क्ड कॉइन्स। तो ये सबसे पहले थे। और ये पंच मार्क्ड कॉइन कब इंट्रोड्यूस किए थे? ये इंट्रोड्यूस किए थे नंद डायनेस्टी में। नंद वंश के बारे में आपने पढ़ा होगा, नंद डायनेस्टी, डायनेस्टी को हिंदी में बोलते हैं वंश या कुल। तो ये जो नंद डायनेस्टी आपने पढ़ी होगी, ये कब से कब तक इसने राज किया था इंडिया में? इसने 343 BC से लेके 321 BC के लगभग, बहुत कम टाइम में, मगध एम्पायर में थी नंद डायनेस्टी। नंद डायनेस्टी जो थी उसने ये स्टार्ट किए थे पंच मार्क्ड कॉइन। और जो बेसिक पंच मार्क कॉइन्स थे उन्हें हम क्या बोलते थे? उन्हें देखो पन या कर्षापन के नाम से भी जानते थे। बेसिक पंच मार्क्ड कॉइन को क्या बोलते थे? बेसिक पंच मार्क्ड कॉइन क्या थे? पंच मार्क्ड कॉइन्स, उनको बोलते थे हम पन, PAN पन, या कर्षापन, कर्षापन। ये क्या थे? बेसिक पंच मार्क्ड कॉइन। तो ये जो कॉइन्स मिले इनसे हमें उस टाइम के इंफॉर्मेशन मिलती है कि उस टाइम का सिस्टम कैसा था। और जो पंच मार्क्ड कॉइन्स थे ये किसके बनाए जाते थे? ये देखो मेनली सिल्वर के बनाए जाते थे। सिल्वर मतलब चांदी। पंच मार्क्ड कॉइन्स थे जो नंद डायनेस्टी ने इंट्रोड्यूस किए, स्टार्ट किए, ये उस टाइम पे सिल्वर के, चांदी के बनाए जाते थे। लेकिन कभी कभी ये कॉपर के भी बनाए जाते थे। कॉपर के, जनरली किसके बनाए जाते थे? सिल्वर के मोस्टली टाइम में, लेकिन कभी कभी समटाइम्स कॉपर भी यूज किया जाता था इनको बनाने के लिए। तो ये आपको याद रखना है। फिर देखो सबसे ज़्यादा लार्ज नंबर में नंद डायनेस्टी के बाद आई थी मौर्यन डायनेस्टी। आपको पढ़ाई होगा, हम पढ़ेंगे इन सब के बारे में। पहले हम ये जान रहे हैं कि हमें इन्फॉर्मेशन कहाँ कहाँ से मिलती है हिस्ट्री की। तो ये जानने के बाद हम स्टार्ट करेंगे प्रॉपर रूप से हिस्ट्री हड़प्पन सिविलाइजेशन से। तो ये मौर्यन जो डायनेस्टी थी, मौर्यन वंश, इसने सबसे ज़्यादा लार्ज नंबर में पंच मार्क्ड कॉइन को इशू किया था। और इनसे हमें कॉइन्स की वजह से उनकी इकोनॉमिक और रिलीजियस लाइफ के बारे में पता चलता है। क्योंकि देखो भाई साहब, कॉइन्स सबसे ज़्यादा अगर वो जारी कर रहा है, इशू कर रहा है, यानी कि इतना ही उसका व्यापार ज़्यादा बढ़ रहा होगा, दूर दूर तक उसने व्यापार किया होगा, ट्रेड किया होगा एक देश से दूसरे देश। उस टाइम पे तो इनके लिए कंट्री थी जो डायनेस्टी हुआ करती थी। तो ये हमें इन्फॉर्मेशन मिलती है किससे? न्यूमिस्मेटिक यानी कि स्टडी ऑफ कॉइन्स से। अब तीसरे नंबर पे आते हैं मोनूमेंट्स। ये आर्कोलॉजिकल सोर्स में ही चल रहा है, तीनों जो हेडिंग है। मोनूमेंट्स, मोनूमेंट्स मतलब कोई बिल्डिंग हो गई, कोई महल हो गया, इन पे क्या है? इनसे हमें इंफॉर्मेशन मिलती है उसकी रिलीजियस लाइफ क्या थी, कैसा उनका आर्किटेक्चरल स्ट्रक्चर हुआ करता था, उनकी सोशल लाइफ, सामाजिक लाइफ क्या थी। और देख इसमें टेम्पल भी आते हैं सारे, टेम्पल हो, स्तूप हो, विहार हो, या फिर आपका केव्स हो, गुफाएं हो, ये सब आते हैं आपके मोनूमेंट्स वगैरह में। तो इनसे इन्फॉर्मेशन मिलती है उनकी रिलीजियस सोशल लाइफ के बारे में। और इसमें देखो मोनूमेंट्स में वैसे तो बहुत सारे टेम्पल हैं, जितने भी टेम्पल पुराने काल के बने हुए हैं उनसे इन्फॉर्मेशन ही मिलती है। इसमें देखो दो फेमस टेम्पल हम डिस्कस कर लेते हैं, दो फेमस टेम्पल जो बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध हैं। एक आपका अंगोर वट टेम्पल। ये अंगोर वट टेम्पल कहाँ पे है, इसके बारे में जानना है आपको, और किसने बनाया था। ये देखो खमेर किंग था, एक खमेर साम्राज्य का किंग था, खमेर किंग, राजा खमेर का राजा था, KHMER। इसका राजा का नाम था सूर्यवर्मन सेकंड, सूर्यवर्मन सेकंड, VARMAN, सूर्यवर्मन। तो खमेर किंग था सूर्यवर्मन सेकंड, द्वितीय। इसने 12th सेंचुरी सी में इस टेम्पल को बनाया था। किसको? अंकोर वट टेम्पल को। और किसके लिए डेडिकेटेड था इसमें, मतलब कौन से भगवान का टेम्पल था ये था विष्णु भगवान का। खमेर किंग सूर्यवर्मन 2 ने बनाया था। और किसके लिए? भगवान विष्णु के लिए।
भगवान विष्णु का टेम्पल है जो अभी भी बना हुआ है। कहाँ पे? इंडिया में। कहाँ पे? ये है कंबोडिया में। कंबोडिया के बारे में आपने पढ़ा होगा, म्यांमार से साइड में, मैप में देख लेना आप कंबोडिया। तो ये कंबोडिया में बना हुआ है अभी भी अंगोर वट टेम्पल, और ये टेम्पल न्यूज में भी रहता है। और इसमें देखो मेनली तो विष्णु के लिए डेडिकेटेड था, लेकिन विष्णु की इमेज के अलावा इसमें भगवान गणेश और भगवान ब्रह्मा, इनकी भी इमेज प्रेजेंट है, भगवान गणेश की भी। और क्या हो गया ये, एक सेकंड आप रुको। ये फ़ोन से मैं वीडियो बनाता हूँ ना यार, ये इसमें कुछ बैक वैक हो जाता है, सारा पूरा मिट जाता है। तो कहाँ पे थे हम? अंकोर वट टेम्पल पे थे ना। वो सूर्यवर्मन सेकंड किंग खमेर ने बनाया था। खमेर किंग सूर्यवर्मन टू ने, खमेर का राजा था सूर्यवर्मन टू जिसने बनाया था, और 12th सेंचुरी सी में, जिसमें भगवान विष्णु की मूर्ति है। और भगवान विष्णु के अलावा मेनली भगवान विष्णु के लिए था, और उसके अलावा गणेश और ब्रह्मा की मूर्ति भी जिसमें है। तो ये अंगोर वट के बारे में इंफॉर्मेशन हो गई। एक बहुत ही फेमस टेम्पल है मेडिवल टाइम का, दूसरे नंबर का, वो है बोडो बुदूर टेम्पल। बोडो बुदूर टेम्पल ये काफ़ी पूछा जाता है एग्जाम में। ये बोडो बुदूर टेम्पल किसने बनाया था और किसके लिए बनाया था और कब बनाया था, ये 3-4 इन्फॉर्मेशन जाननी है आपको। एक तो ये 9th सेंचुरी सी में बनाया था, सी या एडी, 9th सेंचुरी सी में। और किसके टाइम पे? देखो सेलेंदर डायनेस्टी थी, सेलेंदर वंश, SAILENDRA, सेलेंदर डायनेस्टी यानी कि वंश, DYNASTY। तो इसके टाइम में 9th सेंचुरी में ये बनाया गया था। और किसके लिए डेडिकेटेड है? ये है महायान बुद्धिज़्म के लिए। देखो बुद्धिज़्म के बारे में आपने पढ़ा ही होगा, जैनिज़्म और बुद्धिज़्म के बारे में अलग से लेक्चर बना हुआ है, आप देख सकते हो, आर्ट एंड कल्चर की जो प्लेलिस्ट है उसमें आपको मिल जाएगा। तो बुद्धिज़्म 2 कैटेगरी में मेनली बटा हुआ है। मेन कैटेगरी जो बुद्धिज़्म की है, एक है महायान और एक है हिनायान। तो महायान बुद्धिज़्म है जो, उसके लिए डेडिकेटेड है ये बोडो बुदूर टेम्पल। और ये कहाँ पे बना हुआ है? ये है इंडोनेशिया में। इंडोनेशिया को उस टाइम पे बोलते थे जावा, जावा बोलते थे, JAVA, जावा। और इंडोनेशिया आपको पता है कहाँ पे? ऑस्ट्रेलिया के नॉर्थ साइड में इंडोनेशिया है, मैप पे देख लेना आप। तो ये 2 टेम्पल थे, इनसे हमें इंफॉर्मेशन मिलती है कि हमारे इंडिया के उस टाइम पे ना रिलेशन थे किसके? इंडोनेशिया से भी। साउथ ईस्ट का जो ये रीजन है, इंडोनेशिया, म्यांमार, कंबोडिया, वियतनाम, इनसे भी ट्रेड क्या करते थे, क्योंकि देखो वहाँ पे टेम्पल बने हुए हैं, है कि नहीं। जो इंडिया में बुद्धिस्ट धर्म यहाँ पे पॉपुलर हुआ, और हिंदुज़्म तो था ही, तो ये पॉपुलरिटी किसी और देश में भी पाई जाती है। यानी कि ये टेम्पल क्यों बने होंगे? तभी तो बने होंगे, वहाँ ट्रेड रिलेशन रहा होगा, हमारे यहाँ जो राजा महाराजा रहे होंगे तभी ये बना होगा, यानी कि व्यापार था अच्छा खासा। तो ये इन्फॉर्मेशन देते हैं उस टाइम की हमारी ट्रेड के बारे में, इकोनॉमिक एक्टिविटी के बारे में, तो इनसे पता लगता है। अब आते हैं लिटरेरी सोर्स के बारे में कि लिटरेरी सोर्स से हमें क्या पता चलता है। आर्कोलॉजिकल सोर्स हमने पढ़ा पहले। आर्कोलॉजिकल सोर्स में हमने 3 हेडिंग पढ़ी, इंस्क्रिप्शन, एक तो इंस्क्रिप्शन, और एक आपका हो गया न्यूमिस्मेटिक, और एक आपका मोनूमेंट्स। तो ये तीनों हमने पढ़ लिए। अब आते हैं हम, ये पहला नंबर हो गया, इसके पार्ट हो गया। अब दूसरा नंबर जो था लिटरेरी सोर्स, लिटरेरी सोर्स के बारे में जानते हैं। अब लिटरेरी सोर्स हैं जो, उसमें आता है आपका रिलीजियस लिटरेचर, यानी कि धर्म के बारे में कोई पुस्तक लिखी हुई है, कोई लिटरेचर लिखा हुआ है, साहित्य लिखा हुआ है, रिलीजियस लिटरेचर, उससे इन्फॉर्मेशन हमें पता चलती है। और दूसरा है नॉन रिलीजियस, यानी कि जो अधार्मिक है, नॉन रिलीजियस, धर्म से लेना देना नहीं है कुछ उसका, तो वो लेख या पुस्तकें लिखी हुई हैं, कुछ लिटरेचर लिखा हुआ, उनसे पता लगता है। तो पहले जानते हैं हम रिलीजियस लिटरेचर के बारे में इस लिटरेरी सोर्स में। तो इसे मिटा लेते हैं पहले पूरा। तो
तो हेडिंग डाल लो आप रिलीजियस लिटरेचर। नंबर 1 रिलीजियस लिटरेचर। ये देखो 4 कैटेगरी में डिवाइड किया हुआ है, 4 कैटेगरी में। एक है आपका वैदिक लिटरेचर, वैदिक लिटरेचर। दूसरा है आपका बुद्धिस्ट लिटरेचर। तीसरा है आपका जैनिज्म, जैनिज्म। और चौथा है आपका संगम लिटरेचर। ये 4 इसमें मेन कैटेगरी हैं रिलीजियस लिटरेचर में, जिनसे हमें इंफॉर्मेशन पता चलती है उस टाइम की इकोनॉमिक, सोशल, पॉलिटिकल लाइफ के बारे में। देखो जो वैदिक लिटरेचर है, वैदिक लिटरेचर के बारे में हम जब वैदिक टाइम के बारे में पढ़ेंगे, वैदिक एज के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें आपका ऋग वैदिक एज और लेटर वैदिक एज आती है, तो तब हम इसके बारे में पूरा डिटेल में पढ़ेंगे। अभी थोड़ा जानते हैं बुद्धिस्ट लिटरेचर के बारे में। कुछ बुद्धिस्ट लिटरेचर हैं तो उनसे हमें क्या क्या इन्फॉर्मेशन मिलती है। तो इसमें हेडिंग डाल लो नंबर 1 का ये रिलीजियस लिटरेचर, और एक पे था वैदिक, तो दूसरे पे कौन सा था, बुद्धिस्ट, तो इसका बी नंबर डाल लो बुद्धिस्ट लिटरेचर। तो इनसे कौन कौन से हमें इंफॉर्मेशन मिलती है और कौन कौन सी इनके लिटरेचर हैं। देखो इसमें आता है बुद्धिस्ट लिटरेचर में पिटक बास्केट आती हैं, पिटक बोलते हैं। देखो ये पुस्तक ही हैं, लिखा हुआ है बुद्धिस्ट के बारे में और उस टाइम के इकोनॉमिक, सोशल लाइफ के बारे में, रिलीजियस लाइफ के बारे में। तो ये पिटक हैं। पिटक में देखो 3 आते हैं मेनली, पिटक में आते हैं आपके 3। पहला है आपका सुत्त पिटक। सुत्त पिटक, सुत्त पिटक किसने लिखा था और इसमें किसके बारे में इंफॉर्मेशन मिलती है। देखो सुत्त पिटक लिखा था जो भगवान गौतम बुद्ध थे, उनके मोस्ट फेवरेट डेसिपल थे। डेसिपल का मतलब होता है चेला, मतलब छात्र, शिष्य जो होता है। तो उनके मोस्ट डेसिपल थे, उनका नाम था आनंद। ये आनंद जो थे शिष्य थे भगवान गौतम बुद्ध के, उन्होंने लिखा था ये सुत्त पिटक। बहुत सारी इंफॉर्मेशन कलेक्ट की और एक लिटरेचर में डाल दी, उसका नाम रख दिया सुत्त पिटक। इसमें हमें क्या इंफॉर्मेशन मिलती है ये आपको पता होना चाहिए। इसमें हमें मिलती है जो गौतम बुद्ध की रिलीजियस आइडियाज थे, जो धार्मिक आइडियाज थे, विचारधारा थी गौतम बुद्ध की, रिलीजियस आइडियाज, उसके बारे में इंफॉर्मेशन मिलती है सुत्त पिटक में। तो आप लिख लो सुत्त पिटक में कौन सी इंफॉर्मेशन है, रिलीजियस आइडियाज ऑफ गौतम बुद्ध, रिलीजियस आइडियाज, रिलीजियस, इसे मिटा लेता हूं मैं पहले तब लिखता हूं। सुत्त पिटक में इंफॉर्मेशन मिलती है रिलीजियस आइडियाज ऑफ गौतम बुद्ध। और किसने लिखा था, आनंद ने। और आनंद कौन था, भगवान गौतम बुद्ध का मोस्ट फेवरेट डेसिपल, सबसे प्रिय शिष्य, आनंद ने लिखा था। दूसरा पिटक आता है आपका विनय पिटक। विनय पिटक, विनय पिटक में किसके बारे में इंफॉर्मेशन मिलती है। इसमें देखो जो बुद्धिस्ट फॉलोअर थे, जो देखो बुद्ध धर्म को फॉलो करते हैं, मानते हैं, उनके लिए कुछ नियम थे कि भाई साहब ये नियम आपको लागू करने हैं। जैसे मान लो कोई भी धर्म है, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, कोई भी, उसके कुछ नियम होते हैं ना कि ये नियम आपको करने हैं अगर आप ये फॉलो करते हो इस धर्म को। तो जो भी उसके नियम थे, कोड ऑफ कंडक्ट था, रहने का तरीका था, वो विनय पिटक में लिखा हुआ है। तो इसमें क्या है, इट कंटेन्स कोड ऑफ कंडक्ट, कोड ऑफ कंडक्ट, CONDUCT, कंडक्ट, कोड ऑफ कंडक्ट फॉलोड बाय बुद्धिस्ट फॉलोअर। जो बुद्धिस्ट फॉलोअर फॉलो करते थे वो कोड ऑफ कंडक्ट इसमें लिखे हुए हैं विनय पिटक में। और विनय पिटक किसने लिखा था, किसने कंपाइल किया था, इट वॉज कंपाइल्ड बाई अनदर फेवरेट डेसिपल ऑफ गौतम बुद्ध, उपाली। तो ये किसने लिखा था, उपाली ने। ये भी एक दूसरा शिष्य था जो गौतम बुद्ध के शिष्य था, उपाली, उसने लिखा था विनय पिटक, जिसमें कोड ऑफ कंडक्ट लिखा हुआ था बुद्धिस्ट फॉलोअर के लिए कि क्या क्या नियम लागू होंगे जो बुद्धिस्ट धर्म को मानेंगे। तो ये हो गया दूसरा पिटक, विनय पिटक। अब आते हैं हम तीसरे पिटक पे, क्योंकि पिटक 3 पिटक थे। तीसरा पिटक है अभिधम्म पिटक, पटक बोल रहा हूं, अभिधम्म पिटक।
देखो इसमें कौन सी इंफॉर्मेशन है, इसमें देखो फिलोसफिकल इंटरप्रिटेशन है गौतम बुद्ध की, कुछ फिलोसफिकल विचारधारा दी उनकी, तो उसके बारे में लिखा हुआ है अभिधम्म पिटक में। तो ये आपको याद रखना है किस किस में क्या क्या लिखा हुआ है। और देखो अभिधम्म पिटक किसने लिखा था, इसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन है नहीं भाई साहब, मैं कहाँ से बताऊँ, अगर आपको मिले तो कमेंट सेक्शन में बता देना। तो अभिधम्म पिटक में क्या था, फिलोसफिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ गौतम बुद्ध, गौतम बुद्ध की जो फिलोसफिकल इंटरप्रिटेशन थी उसके बारे में पता लगता है हमें अभिधम्म पिटक से। तो ये तीनों पिटक इन्फॉर्मेशन देते हैं उस टाइम के रिलीजियस और सोशल लाइफ के बारे में। अब तीसरा आते हैं हम, तीसरे से पहले थोड़ा नोट करके लिख लो आप, कुछ और भी रिलीजियस लिटरेचर हैं, नोट करके लिख लो आप, नोट बना लो, उसमें लिखो जैसे जातक लिटरेचर है, जे ए, ये सही से बनाता हूँ मैं, JATA के, जातक लिटरेचर। इसमें क्या मिलता है, देखो इसमें ना गौतम बुद्ध की प्रीवियस बर्थ स्टोरी लिखी हुई है। देखो कोई मानता है कि भगवान बुद्ध ने 550 बार जन्म लिया था, इसमें लिखा हुआ है, जातक लिटरेचर में ऐसा लिखा हुआ है, मैं अपनी तरफ से कुछ भी नहीं बता रहा हूँ भाई साहब, आपको जो लिखा हुआ है वो ही मैं आपको बता रहा हूँ। जातक लिटरेचर है जो, उसमें क्या लिखा हुआ है, गौतम बुद्ध की प्रीवियस बर्थ स्टोरी के बारे में लिखा हुआ है, पिछली बर्थ स्टोरी, यानी कि गौतम बुद्ध का जब जन्म हुआ उससे पहले के जन्म उनके कैसे थे, उनके जन्म के बारे में लिखा हुआ है कि गौतम बुद्ध ने 550 बार जन्म लिया है। तो ये फैक्ट से ज़्यादा फिक्शन लगता है, मतलब सच्चाई से ज़्यादा ये कल्पना ज़्यादा लगती है, ऐसा लिखा हुआ है जातक लिटरेचर में कि उन्होंने 550 बार जन्म लिया। तो ये हो गया जातक लिटरेचर। और देखो एक और लिटरेचर है, एक लिटरेचर है उसका नाम है अंगुतर निकाय, अंगुतर निकाय लिटरेचर। अंगुतर निकाय लिटरेचर, इसमें क्या लिखा हुआ है, इसमें देखो 16 महाजनपद थे ना, उनके बारे में इंफॉर्मेशन है। महाजनपद का मतलब देखो एक एरिया है, सेंट्रल इंडिया में एरिया था, महाजनपद थे यानी कि छोटे छोटे से, ये छोटे नहीं यानी कि जनपद थे, जनपद से बड़े एरिया था महाजनपद। और ये महाजनपद एरिया है जो, ये एक तरह से उस टाइम का एक टेरिटरी था, कंट्री था, देश था, जो एक राजा उसे कंट्रोल करता था। तो इस तरह से 16 टेरिटरी थी, 16 एरिया थे, क्षेत्र थे, जिनके अलग अलग राजा थे, उन्हीं क्षेत्र को बोला गया महाजनपद। और कितने थे, 16 महाजनपद, MAHA महाजनपद, JANA और PADAS महाजनपद, आज मतलब S लगाया प्लूरल फॉर्म के लिए, बहुवचन के लिए। तो ये 16 महाजनपद थे जिनके बारे में इंफॉर्मेशन कहाँ से मिलती है हमें, अंगुतर निकाय। तो अगर पूछा जाए अंगुतर निकाय में कौन सी इंफॉर्मेशन मिलती है, तो आपको पता होगा 16 महाजनपद के बारे में मिलता है। और एक था मिलिंद पन्हू, इसके बारे में भी लिख लो, मिलिंद MILINDA, मिलिंद पन्हू। मिलिंद पन्हू में क्या मिलता है हमें, इसमें देखो जो मिलिंद है ना, मिलिंद का मतलब है मनेंदर, और मनेंदर कौन था, ये मनेंदर था इंडो ग्रीक रूलर, राजा था मनेंदर। और पन्हू का मतलब क्या है इसमें, क्वेश्चन, क्वेश्चन मतलब सवाल करना। तो ये मिलिंद पन्हू का मतलब है कि जो मनेंदर राजा था इंडो ग्रीक रूलर, ये कुछ क्वेश्चन कर रहा है, किससे, एक बुद्धिस्ट मॉन्क थे नागसेन, बुद्धिस्ट मॉन्क। मॉन्क का मतलब क्या होता है, मतलब संत आदमी जो होते हैं किसी धर्म के, मॉन्क बोलते हैं। तो ये नागसेन नाम के मॉन्क थे, बुद्धिस्ट मॉन्क, इनसे सवाल जवाब चल रहे हैं, इनके बीच में डायलॉग चल रहे हैं, किसके, जो इंडो ग्रीक रूलर था मनिंदर और बुद्धिस्ट मॉन्क नागसेन। तो इसमें क्या इंफॉर्मेशन है मिलिंद पन्हू में, इट कंटेन्स डायलॉग बिटवीन इंडो ग्रीक रूलर मनिंदर एंड बुद्धिस्ट मॉन्क नागसेन। तो इनके बारे में इंफॉर्मेशन मिलती है मिलिंद पन्हू नाम की लिटरेचर में, पुस्तक में। अब आते हैं तीसरे नंबर पे, जैन लिटरेचर के बारे में पढ़ते हैं कुछ। हमारा वैदिक हमें पता है बाद में पढ़ना है हमें, बुद्धिस्ट हमने पढ़ लिया। अब तीसरा आते हैं हम
जैन लिटरेचर। जैन लिटरेचर कौन कौन से हैं जिनसे हमें सोशल, इकोनॉमिक, रिलीजियस लाइफ के बारे में पता चलता है? जैन लिटरेचर में आपका दो इंपॉर्टेंट है। पहला है आपका कल्पसूत्र। कल्पसूत्र ऐसे भी पूछा जाता है कि कल्पसूत्र किसका लिटरेचर है, जैन या बुद्धिस्ट धर्म का? तो याद रखना जैन धर्म का। कल्पसूत्र में क्या है, इसमें देखो जैन की हिस्ट्री है और इसमें देखो चंद्रगुप्त मौर्य के कार्यकाल के बारे में पता चलता है। चंद्रगुप्त मौर्य राजा था, आपको पता ही होगा, मौर्य डायनेस्टी का चंद्रगुप्त मौर्य, उसके बारे में इंफॉर्मेशन मिलती है किससे? कल्पसूत्र से। तो ये आपको लिखना है। अब दूसरा एक कल्पसूत्र के बाद भगवती सूत्र। भगवती सूत्र, सूत्र की स्पेलिंग ये लिख लो। इसमें क्या है, इसमें देखो भगवान महावीर थे, जो भगवान वर्धमान महावीर, उनके बारे में इंफॉर्मेशन मिलती है भगवती सूत्र में। और इनकी लाइफ हिस्ट्री के बारे में तो पता ही चलता है वर्धमान महावीर के बारे में। उसके अलावा 16 महाजनपदा के बारे में भी इंफॉर्मेशन मिलती है। 16 महाजनपद और 16 महाजनपद के बारे में और कहाँ से हमें इंफॉर्मेशन मिलती है? हमने ऊपर पढ़ा था ना अंगुतर निकाय लिटरेचर, अंगुतर निकाय लिटरेचर, उसमें भी हमें 16 महाजनपद के बारे में इंफॉर्मेशन मिलती है और भगवती सूत्र से भी हमें मिलती है इंफॉर्मेशन। तो ये आपको याद रखना है। तो ये हो गया आपके रिलीजियस लिटरेचर। अब आते हैं हम फॉरेनर अकाउंट पे। फॉरेनर अकाउंट हमारा वैदिक हो गया और हमारा हो गया बुद्धिस्ट, जैन, और चौथा रह गया ना एक संगम। संगम के बारे में हम अलग से पढ़ेंगे, वैदिक और संगम के बारे में पूरा डिटेल में पढ़ेंगे, तो वहाँ पे हम जानेंगे इसके बारे में। तो अब आते हैं हम, हमारा जो आर्कोलॉजिकल सोर्स हमने पढ़ा, फिर लिटरेरी सोर्स, फिर हमारा फॉरेन अकाउंट था ना सोर्स ऑफ हिस्ट्री में। तो अब आते हैं हम तीसरे नंबर पे। देखो हमने सोर्स ऑफ हिस्ट्री हेडिंग डाली थी स्टार्टिंग में, उसमें 3 थे। एक आर्कोलॉजिकल सोर्सेज, उसमें कौन कौन से थे? इंस्क्रिप्शन, इंस्क्रिप्शन, फिर नुमिस्मेटिक, इंस्क्रिप्शन, नुमिस्मेटिक और आपका मोनूमेंट्स, ये हमने पढ़ लिया। फिर लिटरेरी सोर्स, लिटरेरी सोर्स में हमने 4 हेडिंग डाली थी, वैदिक, बुद्धिस्ट, जैन और संगम। वैदिक और संगम हम बाद में पढ़ेंगे, बुद्धिस्ट जैन हमने पढ़ लिया। तीसरा है हमारा फॉरेनर अकाउंट। तो ये फॉरेनर अकाउंट है जो हम इसे पढ़ते हैं, यानी कि जो फॉरेनर आए थे मेन कौन कौन से आए थे और उनसे क्या इन्फॉर्मेशन मिलती है हमें। तो हेडिंग डालोगे आप फॉरेनर अकाउंट। इसे मैं इरेज कर लेता हूँ। फॉरेनर्स अकाउंट, फॉरेनर्स अकाउंट्स में हमें पहले पढ़ते हैं हम ग्रीक और रोमन के बारे में, यानी कि ग्रीक आए थे जो, और रोमन एम्पायर से कुछ आए थे यहाँ पे इतिहासकार, हिस्टोरिकल स्कॉलर, वो कौन कौन से थे और उन्होंने क्या क्या इन्फॉर्मेशन दी उसके बारे में हम जानते हैं। तो ग्रीक और रोमन एम्पायर, इसमें कौन कौन से आए थे वो लिखते हैं। पहला इसमें है हेरोडोटस। हेरोडोटस, इस हेरोडोटस को हम फादर ऑफ हिस्ट्री भी बोलते हैं, इतिहास का जनक। इतिहास का जो जनक है, पिता है, वो कौन है? हेरोडोटस, फादर ऑफ हिस्ट्री। इसकी बुक का नाम है हिस्टोरिका। हिस्टोरिका, ये बुक का नाम याद करना, आपको लिखना है। हेरोडोटस की बुक कौन सी है? हिज बुक नेम इज हिस्टोरिका एंड ही इज नोन एज फादर ऑफ हिस्ट्री। इसे इतिहास का जनक बोलते हैं हेरोडोटस को। और ये पहला ग्रीक था, फर्स्ट ग्रीक जिसने इंडिया के बारे में लिखा। जिसने इंडिया के बारे में लिखा वो पहला ग्रीक कौन था? हेरोडोटस, जिसे फादर ऑफ हिस्ट्री भी बोलते हैं और जिसकी बुक का नाम है हिस्टोरिका। तो ये हो गई इसके बारे में इंफॉर्मेशन। अब दूसरा एक स्कॉलर, उसके बारे में जानते हैं, मेगास्थनीज। मेगास्थनीज का नाम सुना होगा आपने, मेगास्थनीज। इसकी बुक का नाम है इंडिका। इंडिका, ये देखो सेल्यूकस का एम्बेसडर था, जो राजा सेल्यूकस था ना, राजा सेल्यूकस, उसने भेजा था इसको इंडिया में। किसको? मेगास्थनीज को। और किसके टाइम में आया था ये मेगास्थनीज? उस टाइम पे हमारे इंडिया में रूल था मौर्य डायनेस्टी का, और राजा कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम में कौन आया था? मेगास्थनीज, और इसकी बुक का नाम है इंडिका। ये आपको 2-3 इन्फॉर्मेशन जाननी है इसके बारे में। फिर आते हैं हम तीसरे के बारे में। तीसरे आदमी एक आए थे जिनका नाम है डेमेस्कस। डेमेकस, डेमेकस, डेमेकस है जो,
ये कहाँ से आए थे? ये भाई साहब सीरिया से आए थे। सीरिया एक कंट्री आपको पता होगा, इजराइल से नॉर्थ साइड में। तो ये सीरिया से आए थे। और किसके टाइम पे आए थे? बिंदुसार, मौर्यन डायनेस्टी के राजा था एक बिंदुसार, पढ़ा ही होगा आपने। बिंदुसार के टाइम में आए थे ये डेमेकस। फिर एक चौथे नंबर पे आए थे डायनोसिस। डायनोसिस ये कहाँ से आया था? ये इजिप्ट से आया था भाई साहब, इजिप्ट से। अच्छा, ये घूमते क्यों रहते थे? ये आपके मन में सवाल नहीं चलना चाहिए, क्योंकि भाई साहब ये हिस्टोरिकल स्कॉलर हैं, विद्वान हैं, इन्हें इन्फॉर्मेशन चाहिए, किताबें लिखते रहते थे। उस टाइम पे इंटरनेट थोड़ी ना था, जैसे आप आज गूगल पे डाल लेते तो सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है कि नहीं? और ना ही इतनी पुस्तकें लिखी हुई थी कि इन्फॉर्मेशन ले लो, क्योंकि इन्हीं लोगों ने, जो पहले स्कॉलर थे, उन्होंने पुस्तकें लिखी जिनसे आज हम इन्फॉर्मेशन हमें मिलती है, जिनसे। तो ये घूमते रहते थे, घूमते रहेंगे, किसी के कोर्ट में जाएंगे, मतलब किसी के दरबार में गए, राजा के दरबार में, वहाँ जाना किस तरह से यहाँ पे राज चलता है, राजा कैसा है, लिबरल है या ज़्यादा ऑर्थोडॉक्स है, या यहाँ पे पॉलिटिकल इकोनॉमिक, यहाँ की जो व्यापार होता है किस तरह का होता है, कैसा इनका सिस्टम है, सोशल लाइफ कैसी है। तो ये सब कहाँ से पता चलता है? इनकी पुस्तकों से ही पता चलता है। तो ये डायनोसिस इजिप्ट से आया था, किसके टाइम में? राजा अशोक के टाइम में, राजा अशोक के टाइम में। फिर आया था एक 5वें नंबर पे, इसे इरेज कर लेता हूं मैं, प्लिनी। ये 5वां आया था, प्लिनी, PLINY, प्लिनी। इसकी जो बुक का नाम है ना, वो है नेचुरलिस हिस्टोरिका, नेचुरलिस हिस्टोरिका, नेचुरलिस हिस्टोरिका इसकी बुक का नाम है। इसमें हमें देखो पता चलता है कि उस टाइम पे इंडिया और रोमन एम्पायर के ना बीच में ट्रेड रिलेशन थे। इंडिया के जो राजा थे और रोमन एम्पायर के जो राजा थे। रोमन एम्पायर ये आपका जो ग्रीस और इटली का जो एरिया है, यहाँ पे रोमन एम्पायर था। तो यहाँ के राजा इंडिया के राजाओं से ट्रेड किया करते थे, व्यापार किया करते थे। ये कहाँ से पता चलता है हमें? प्लिनी की बुक है नेचुरल हिस्टोरिका। तो यहाँ से इन्फॉर्मेशन मिलती है हमें। फिर एक 6वें नंबर पे एक और आया था, वैसे तो बहुत सारे आए थे, हम मेजर के बारे में पढ़ रहे हैं। एक है टोलमी, पी इसमें साइलेंट है, टोलमी नाम का एक आदमी आया था भाई साहब। इसकी बुक का नाम है ज्योग्राफी। तो इसकी बुक का नाम ज्योग्राफी है, तो ज्योग्राफी के बारे में इन्फॉर्मेशन मिलती है इससे, भूगोल के बारे में, इंडिया की ज्योग्राफिकल इन्फॉर्मेशन के बारे में इन्फॉर्मेशन कहाँ से मिलती है? टोलमी की बुक ज्योग्राफी से। एक बुक और है, उसका ना कोई राइटर आज तक पता नहीं चला है, कहीं लिखा हुआ नहीं है, तो मैं कैसे बताऊँ आपको, अननोन राइटर है इसका। इस बुक का नाम है पेरीप्लस, PERIPLUS, पेरीप्लस ऑफ द इरिथ्रियन सी, ERYTHREAN, इरिथ्रियन सी। ये बुक है लगभग 80 से लेके 115 AD के टाइम की। ये जो बुक लिखी है आज तक पता नहीं चला किसने लिखी थी, पेरीप्लस ऑफ इरिथ्रियन सी। लेकिन मोस्ट ऑथेंटिक बुक है, जिससे हमें पता चलता है कि इंडिया और रोमन एम्पायर के बीच में ट्रेड हुआ करते थे उस टाइम पे। तो इससे पता चलता है हमें इस बुक से। तो ये लिख लो आप, ये बुक भी, इसमें क्या इन्फॉर्मेशन है कि इंडिया और रोमन एम्पायर के बीच में व्यापार हुआ करता था उस टाइम पे। अब आते हैं नेक्स्ट, हमने ये जान लिए ग्रीक और रोमन मतलब ग्रीक और रोमन जो एरिया था उससे जो स्कॉलर आए थे। अब जानते हैं थोड़ा चाइनीज़ ट्रेवलर के बारे में, जो चाइना से यात्री आए थे, यहाँ पे स्कॉलर आए थे, उनके बारे में। चाइना से एक आया था भाई साहब फायान, FAHIEN, फायान, IEN। ये फायान की बुक का नाम था फूको की, FUKUO-KI। फूको की का मतलब इसमें क्या था? इसमें बुद्धिस्ट किंगडम के बारे में रिकॉर्ड था। उस टाइम पे जो बुद्धिस्ट किंगडम था, बुद्धिस्ट साम्राज्य, उसके बारे में इंफॉर्मेशन लिखी हुई है फूको की नाम की बुक में। किसने लिखी थी? फायान ने, फायान ने। और देखो ये किसके टाइम पे आया था? गुप्ता साम्राज्य के टाइम पे। और उस टाइम पे राजा कौन था? चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, जिसे चंद्रगुप्त सेकंड के नाम से भी जानते हैं, चंद्रगुप्त द्वितीय या सेकंड, या चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। और चंद्रगुप्त विक्रमादित्य का कार्यकाल कौन सा था? ये देखो यहाँ पे लिख लो, 380 से लेके 412 AD तक राज किया था किसने? चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ने।
फिर हो गया वही। तो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य जो, उसके टाइम पे कौन आया था? फायान। फायान ये चाइनीज ट्रेवलर था पहला। दूसरा ट्रेवलर जो था चाइनीज फेमस, वो था हेन सांग, HIUENTSANG, हुआन स्वांग, जिसे वान चुआंग भी बोलते हैं, युआन चुआन, YUWANCHWANG, वान चुआंग या हुआन हेनसांग, हेनसांग या वान चुआंग। जो फायान था उसकी बुक का नाम क्या था? फूको की, और चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के टाइम पे आया था। और ये हेनसांग किसके टाइम पे आया था? हर्षवर्धन के टाइम में। देखो इनफे कन्फ्यूजन हो जाता है कि कौन सा किसके टाइम में आया था। ये तो हमें याद रह जाता है कि दो आए थे, फायान और हेनसांग। एक आया था चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के टाइम पे और एक हर्षवर्धन। लेकिन ये कन्फ्यूजन आपको नहीं रहेगी, ऐसे याद रखना। देखो हुआनसांग एच से स्टार्ट हो रहा है और एस से स्टार्ट हो रहा है हर्षवर्धन। तो ये हुआनसांग किसके टाइम पे आया था? हर्षवर्धन के टाइम पे, हर्षवर्धन के टाइम पे। और जब हमें ये पता चल गया तो हम फायान को बता देंगे, क्योंकि दो के टाइम पे हमने पढ़ा था, एक चंद्रगुप्त विक्रमादित्य और एक हर्षवर्धन। तो फायान आया था चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के टाइम पे और हुआनसांग आया था हर्षवर्धन के टाइम पे, वर्धन डायनेस्टी का। कब से कब तक राज किया था हर्षवर्धन ने? 606 से लेके 647 CE या AD, इस टाइम पे राज किया था। और देखो ये ना 5 साल रहा था नालंदा यूनिवर्सिटी में। जो हुआनसांग है, नालंदा यूनिवर्सिटी के बारे में आपने सुना ही होगा ना। नालंदा यूनिवर्सिटी में 5 साल रहा था, वहाँ पे रहने के बाद। और नालंदा यूनिवर्सिटी किसने बनाई थी ये तो आपको पता ही होगा। नालंदा यूनिवर्सिटी बिहार में भाई साहब, जो नालंदा यूनिवर्सिटी, ये नालंदा यूनिवर्सिटी है जो किसने बनाई थी? ये देखो कुमारगुप्त वन ने बनाई थी। कुमारगुप्त, कुमारगुप्त कौन था? कुमारगुप्त वही था भाई साहब जिसने ना गुप्ता एम्पायर की स्थापना की थी, गुप्ता साम्राज्य की नींव रखी थी। पूरा डिटेल में हम पढ़ेंगे गुप्ता एम्पायर के बारे में भी बाद में, अभी हम ये सोर्स पढ़ रहे हैं। तो गुप्ता कुमारगुप्त वन था जो, उसने नालंदा यूनिवर्सिटी बनाई थी। तो इस यूनिवर्सिटी में 5 साल रहा था ह्यानसांग, और यहाँ पे पता लगाया कि कैसा कैसा सोशल इकोनॉमिक लाइफ है, और उसके बारे में बुक लिखी स्यू की। इसकी बुक का नाम क्या है? ह्यानसांग की बुक का नाम क्या है? CU की। और फायान की बुक का नाम क्या है? फूको की, हमने ऊपर पढ़ा था। तो CU की इसकी बुक का नाम है। इसे ना प्रिंस ऑफ पिलग्रिम्स भी बोलते हैं। किसको? हुआनसांग को। मैं इसको मिटा लेता हूँ पूरा। हुआनसांग की जो बुक है CU की थी, हुआनसांग की, और इसको हम हुआनसांग को, हुआनसांग है जो, हुआनसांग को हम प्रिंस ऑफ पिलग्रिमेज भी बोलते हैं, या प्रिंस ऑफ पिलग्रिम्स, मतलब तीर्थ स्थान पे जाने वाला राजा। बहुत घूमता रहता था ये हुआनसांग। इंडिया में भी आया, 5 साल रुका नालंदा यूनिवर्सिटी में, इन्फॉर्मेशन जुटाई बुद्धिस्ट के बारे में, क्योंकि बुद्धिस्ट जो बुद्धिज्म था ना, बुद्धिस्ट धर्म, उससे बहुत ज़्यादा ही अट्रैक्ट हुआ था हुआनसांग। और इनकी वजह से जो ट्रैवलर आए ना, इनकी वजह से देखो इंडिया से बहुत जगह बुद्धिस्ट धर्म फैला। चाइना में, साउथ ईस्ट एशिया में, जापान में, इधर उधर फैलता चला गया। श्रीलंका में बहुत सारे ट्रैवलर आए थे, इनकी वजह से गया। अब जानते हैं अरब, जो कुछ अरब आए थे इंपॉर्टेंट, अरब के बारे में जानते हैं। फिर अरब के बारे में जानने के बाद फिर हम आगे आएंगे टॉपिक पे। तो ये अरब के बारे में जानते हैं, अरब कौन कौन से आए थे इंपॉर्टेंट। अरब देखो, एक तो अल-बेरूनी के बारे में आपने पढ़ा होगा। ये अरब आए थे जो, उसमें पहला है अल-बेरूनी। अल-बेरूनी, इसका टाइम पीरियड कब से कब था? 1973 से लेके 1050 AD तक ये रहा था, मतलब जीवित। उस टाइम पे ये घूमता रहा अल-बेरूनी। अल-बेरूनी को अबू रिहान बोलते थे, इसका जो रियल नाम था वो था अबू रिहान। अल-बेरूनी ये कहाँ से आया था? उज्बेकिस्तान से। उज्बेकिस्तान को पहले बोलते थे खीवा, उज्बेकिस्तान को। अफगानिस्तान के नदन साइड में मैप पे देखना उज्बेकिस्तान, तो वहाँ से आया था ये, खीवा बोलते थे उज्बेकिस्तान को, वहाँ से आया था। और किसके साथ आया था ये? महमूद गजनवी जब आया था ना इंडिया में लूटने, महमूद गजनवी के बारे में आपने पढ़ा होगा हिस्ट्री में। महमूद गजनवी यहाँ पे एम्पायर नहीं बनाया था, लूट के चला गया था महमूद गजनवी। उसके साथ ये आया था अल-बेरूनी। ये याद रखना किसके साथ आया था? महमूद गजनवी। महमूद
देखो मेरे पास इसकी हिस्ट्री के ना कोई नोट्स नहीं है प्रिंटेड, वरना बहुत जल्दी ये कवर हो जाता। अगर देखो खुद लिखना पड़ता है तो बहुत टाइम लगता है, लेकिन आपको समझ तो सारा ही आ रहा होगा। और ये आप डिटेल में देखोगे तो हिस्ट्री में आपको विश्वास दिलाता हूँ कहीं से कुछ भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है आपको। इसके अलावा आपके 90% क्वेश्चन सारे यहाँ से मिलेंगे, चाहे कोई सा भी एग्ज़ाम हो, कुछ भी नहीं छोड़ूंगा मैं, सारा डिटेल में कवर कराऊंगा इसमें। हाँ ये अलग बात है कि कब कब मैं लेक्चर डालूँ, जैसे आज मेरा मूड हो गया है कि नहीं। हाँ लेकिन कंप्लीट करूँगा, एंशियंट हिस्ट्री, मेडिवल हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री सारी कंप्लीट करूँगा। तो अलबरूनी महमूद गजनवी के साथ आया था और इसकी बुक का नाम है, बहुत ही फेमस बुक है ये, बुक का नाम आपको याद होना चाहिए, अलबरूनी की बुक का नाम, अलबरूनी की बुक का नाम है किताबुल हिंद, किताब अल हिंद या किताब उल हिंद। और इस बुक को किताब उल हिंद के अलावा और भी नाम से जानते हैं, तहकीक हिंद भी बोलते हैं इसे, ये THAKIK, तहकीक हिंद, तहकीक हिंद। या जो KIK है ना, इसके जगह पे QIQ भी लिखा होता है कई बुक में, तहकीक हिंद, या फिर हो गया वही, हटाते हैं इसे, बहुत मोटी प्रॉब्लम है यार ये फ़ोन में बनाने में ना। अलबरूनी पे थे ना हम, अलबरूनी की बुक थी तहकीक हिंद या किताबुल हिंद। इसका क्या मतलब है किताबुल हिंद का या तहकीक हिंद का, क्या मतलब है किताबुल हिंद का और तहकीक हिंद? इसका मतलब है इंडिया एंड इट्स पीपल, मतलब इंडिया और इसके लोगों के बारे में जानकारी मिलती है इस बुक से। और ये बहुत ग्रेट स्कॉलर था, मैथ भी जानता था ये, साइंस भी जानता था, एस्ट्रोनॉमी, अरेबिक, पर्शियन लैंग्वेज जानता था, संस्कृत के बारे में भी इसने सीख लिया, यहाँ के संस्कृत भी पढ़ ली, बहुत ज़्यादा विद्वान था। और इंडिया में आके एक बुक से बहुत ज़्यादा इम्प्रेस था, गीता से, जो भागवत गीता है ना, उससे बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हुआ था ये अलबरूनी, इसने पढ़ी थी। और देखो अलबरूनी के हिसाब से जो बनारस है ना, वो मतलब पूरी अर्थ पे एक हेवन है, हेवन मतलब स्वर्ग, अगर अर्थ पे कहीं स्वर्ग है वो कहाँ पे, बनारस में। तो ये बात आप याद रखना, ये अलबरूनी ने कहा था अपनी बुक में। अब जानते हैं दूसरे ट्रेवलर के बारे में। देखो मेनली तो ये अलबरूनी हैं ही, और एक दो ट्रेवलर हैं जो फेमस हैं, लेकिन इतना आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है। ये आपके मेन ट्रेवलर हो गए, रोमन, ग्रीक, अरब, चाइनीज। अब हम स्टार्ट करेंगे प्री हिस्ट्री, यानी कि स्टोन एज बोलते हैं जिसे, प्री हिस्ट्री को स्टोन एज भी बोलते हैं। स्टोन एज क्यों बोलते हैं? क्योंकि इस टाइम पे ना कोई भी मेटल के औजार नहीं थे, जैसे लोहे के फावड़े वगैरह हो गए, या लोहे की मान लो हथौड़ी हो गई, इस तरह के कोई लोहे का या किसी मेटल के कोई भी औजार वगैरह ऐसा नहीं था उस टाइम पे, स्टोन ही था, पत्थर ही था। तो इसमें स्टोन एज में इसको 3 तरीके से कैटेगराइज किया गया है, स्टोन एज को या प्री हिस्टोरिक पीरियड को। और इसमें कौन कौन से आते हैं 3 कैटेगरी में? एक पैलियोलिथिक एज आता है, एक आपका मीजोलिथिक और एक नियोलिथिक। पूरा मैं लिखूंगा, टेंशन मत लो। तो इसमें 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। और ये प्री हिस्टोरिक जो पीरियड है कब से कब तक माना जाता है? 30,000 BC से लेके, मतलब आज से कितने साल पहले, देखो 2024 तो अब ये AD के हो गए, और 30,000 BC के, तो 30,000 और 2,000 मिला देंगे तो 32,024 साल पहले की बात कर रहे हैं। यानी कि 3,000 BC से लेके और आपका 2500 BC तक, 2500 BC तक ये आता है आपका स्टोन एज में। और 2500 के बाद कौन आ जाता है? फिर आ जाती है हड़प्पा सिविलाइजेशन, हड़प्पा संस्कृति, उसके बारे में फिर पढ़ेंगे। तो पहले हम पढ़ेंगे प्री हिस्ट्री के बारे में, स्टोन एज। और स्टोन एज में 3 कैटेगरी है, पैलियोलिथिक, मीजोलिथिक और नियोलिथिक। तो ये हम पढ़ेंगे अगले लेक्चर में, क्योंकि अब लेक्चर बहुत बड़ा हो गया है और भाई साहब मुझे काफ़ी टाइम हो गया वैसे पढ़ाते पढ़ाते, मेरा भी गला दुखने लगा है। तो अगले लेक्चर में पढ़ेंगे हम इसे।